हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वार्म वेलकम करते हैं आपके डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड जॉइनिंग अस। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीएसएस एग्जाम की जो डेट आ चुकी है, जो हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 27 जनवरी 2027 को। एंड एज यू नो वेरी वेल डियर एस्पिरेंट्स कि हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान फेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हों, इनके ऊपर हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर एस्पिरेंट्स, हमारे एग्जाम को अगर देखा जाए तो 6 मंथ रह चुके हैं। इन 6 मंथ के अंदर आपने एक चीज के ऊपर फोकस करना है और वो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। टिल एग्जाम डेली बेसिस के ऊपर आपने इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काम करना है, प्रेसी के पेपर के ऊपर भी और इंग्लिश ऐसे के ऊपर भी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी एवेल्युएशन। एवेल्युएशन मैं बार बार कहता हूं कि लाजमी करवाएं डेली बेसिस के ऊपर। अब ये वो टाइम है कि इसके ऊपर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। एवेल्युएशन कराने से होगा क्या? डेली बेसिस के ऊपर अगर आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में जानने को मिले, कहाँ कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, कौन कौन से आपके वीक एरियाज हैं, तो आप इजीली अपनी चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हैं। तो एवेल्युएशन के ऊपर मत कंप्रोमाइज करें। आई होप आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। लेकिन आपको पता है टॉपिक्स के ऊपर हम एनालिसिस या डिस्कशन करने से पहले एक लिटरेरी या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, आज हमारे पास स्टेटमेंट रहने वाली है बेसिकली मार्क ट्वेन की। वो क्या कहते हैं कि वेन एवर यू फाइंड योर सेल्फ ऑन द साइड ऑफ मेजॉरिटी इट इज टाइम टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट। बात यहां पर यह की जा रही है कि एक भीड़ है बहुत सारे लोगों की, उसके अंदर आप भी जो है वो शामिल है। आप विदाउट सोचे समझे उस भीड़ के साथ शामिल हैं और उसके साथ चलते जा रहे हैं। तो मार्क ट्वेन यहां पर यह कहता है कि भाई उस भीड़ में आपको रुकना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इस भीड़ में जो मैं चल रहा हूं, मुझे चलना भी चाहिए या नहीं चलना चाहिए। अब इसको बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स में अंडरस्टैंड करते हैं। हम बात करते हैं अपने एस्पिरेंट्स की। एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑप्शन सब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले रहे हैं जेंडर स्टडी। अब हो क्या रहा है कि हर मेंटोर, हर सीनियर एस्पिरेंट है वो क्या यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं, जो अपने नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जेंडर स्टडी ऑप्ट कर ले, नंबर आ रहे हैं, इसके अंदर नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब इस भीड़ के अंदर आप भी शामिल हैं, लेकिन आप एक बार रुक कर सोचें कि जेंडर स्टडी जो हर एस्पिरेंट यहां पर ऑप्ट कर रहा है, क्या यह टारगेट हो सकता है? जो इसकी चेकिंग है, जो कह ले कि एग्जामिनर का मोरल लेवल है चेकिंग का, जो पहले यहां पर स्टैंड कर रहा था, जब कंपटीशन बढ़ रहा है एक सब्जेक्ट के अंदर, तो कहां पर जाएगा? यहां पर उसका मोरल लेवल होगा। तो आप इस चीज का अंदाजा लगाएं। ऐसे का पेपर ही देख लें। ठीक है, जो भी आपका 20,000 है, 15,000 है या 12,000 अगर आपका बच्चा पेपर दे रहा है, तो उसके अंदर आप देखें ना कि ऐसे के पेपर के अंदर कितने लोग पास हो रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो जेंडर स्टडी का भी यही हिसाब है। अगर हर एस्पिरेंट ने इसको ऐसे की तरह तो नहीं कहेगा, वो तो हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है, लेकिन ऑप्शन सब्जेक्ट की बात करें कि अब हर बच्चा क्या कर रहा है, जेंडर स्टडी को ऑप्ट कर रहा है, और आप भी उसी भीड़ में ये रुक कर आप सोच नहीं रहे कि इस बार जो है इसका कंपटीशन बढ़ सकता है। अब एक और चीज भी यहां पर कही जाती है, भाई आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल होनी चाहिए। भाई जितनी मर्जी कमांड हासिल हो, जब रगड़ा लगना है ना तो लग जाना है, जितना मर्जी आपने अच्छे पेपर क्यों ना यहां पर सॉल्व किए हो। ठीक है, तो यहां पर बी केयरफुल रहें कि आप सारी दुनिया जो एक चीज के पीछे भाग रही है, आप मत भागें उस भीड़ के पीछे, बल्कि अक्लमंद कह ले कि एस्पिरेंट हमारा वही है जो एक बार रुक कर सोचेगा कि मुझे जेंडर स्टडी ऑप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर एस्पिरेंट का जो फेवरेट सब्जेक्ट है, यहां तक कि आपके मेंटोर्स का भी, वो भी आपको यही कहेंगे कि भाई जेंडर स्टडी को ऑप्ट कर लो। नो डाउट पहले जेंडर स्टडी बहुत सारे मार्क्स देता था, 80 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, नो डाउट, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अंदर कंपटीशन तो बढ़ रहा है ना।
ठीक है। तो यहां पर आपने अपने आप को सेफ रखना है और इस भीड़ के पीछे नहीं लग जाना, क्योंकि आपके अंदर एक सोचने और समझने की सलाहियत मौजूद है, ठीक है, और इसको ही आपने यूटिलाइज करना है, अकल से काम लेना है आपने, ठीक है। सिलेबस को सामने रखें, पास्ट पेपर्स को सामने रखें, डीएमसीज आपको मिल जाएंगी उनको सामने रखें, देन चीज़ों को जो है यहाँ पर क्या करें, अंडरस्टैंड करें, उनका एनालिसिस करें, एवेल्युएट करें कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंधा भी उस भीड़ में शामिल हो जाए। तो आई होप आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखें आज हमारे पास जो टॉपिक्स रहने वाले हैं, 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए पाकिस्तान और इंडिया के डायलॉग, सेकंड टॉपिक है सिक्योरिटी विदाउट सेफ्टी, और थर्ड नंबर हमारे पास जो टॉपिक रहेगा पाकिस्तान टर्की इकोनॉमिक टाई, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा है, हम जो यहाँ पर ओवरव्यू लेते हैं टॉपिक्स का। देखिए आज हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा सिक्योरिटी विदाउट सेफ्टी। बात यहां पर की जा रही है पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की, या मल्टी डिमेंशनल जो क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए मल्टी डिमेंशनल क्राइसिस, डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक ये रहेगा। सेकंड टॉपिक है पाकिस्तान इंडिया डायलॉग, द न्यूक्लियर ओवरहैंग, ऑटोनमस वेपन प्रोलिफरेशन एंड द कैलकुलस ऑफ एस्केलेशन कंट्रोल इन साउथ एशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसके ऊपर भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में हमारे पास टॉपिक रहेगा पाकिस्तान टर्की सीक रिन्यूड इकोनॉमिक टाई एंड स्ट्रेटेजिक एंकर्स इकोनॉमिक पिवट्स एनालाइजिंग द $5 बिलियन ट्रेड टारगेट एंड द पाकिस्तान टर्की डिजिटल कॉरिडोर। बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर चीज़ें हैं जो हम डिस्कशन करने वाले हैं इसके ऊपर। लास्ट में हमारे पास रहेगी वोकैब, और वोकैब में पहले भी कहता हूं कि डॉन न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं हम डेली बेसिस के ऊपर 10 वर्ड्स को फिक्स किया हुआ है, और साथ में हम 2 एंटोनिम्स और 2 सिनोनिम्स भी डिस्कस करते हैं। तो आप अपनी वोकैब जो है कंपाइल कर सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो आई होप आपने इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम जो है डिटेल डिस्कशन करते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। मल्टी डिमेंशनल क्राइसिस एंड डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशंस। देखें सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे कि मल्टी डिमेंशनल क्राइसिस कौन कौन से हैं और इनको किस तरह एड्रेस किया जा सकता है, ठीक है। ये डोमेस्टिक लेवल के ऊपर बात की जा रही है पाकिस्तान के। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूं। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट भी कर सकते हैं। अब पॉलिसी मेकिंग भी हो रही है, पॉलिसीज भी बनाई जा रही हैं, लॉज भी आपके बनाए जा रहे हैं, एक्ट भी पास किए जा रहे हैं, बिल भी जो है यहाँ पर हमें पास होते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी जो यहाँ पर रीज़न है वो क्या है यहाँ पर इनके फेल होने की, वो है आपकी इम्प्लीमेंटेशन गैप। चले इम्प्लीमेंटेशन गैप के पीछे रीज़न क्या हो सकती है भाई, कि क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो पा रही। तो यहाँ पर बात आती है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, आज मल्टी डिमेंशनल जो क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो हमें इंस्टीट्यूशनल्स का जो वो कह ले के फेलियर होना देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके पब्लिक और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है वो आपके यहाँ पर वीक हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, ठीक है। कमज़ोर होने की वजह से जो हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन गैप देखने को मिलता है कि लॉज तो दिखाने के लिए पास भी किए जा रहे हैं, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग भी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मसला कहाँ पर आ रहा है यहाँ पर, इंस्टीट्यूशनल्स फेलियर। तो यही बात जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। अब जो है इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखें द इवॉल्विंग सिक्योरिटी लैंडस्केप एंड क्राइम टेरर नेक्सस की यहाँ पर बात की जा रही है। देखें थोड़ा सा इसके अंदर हार्श क्रिटिसिज्म है, लेकिन हमें उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है, हमने जस्ट ओवरव्यू लेना है, और ओवरव्यू मोर देन इनफ है, आप इसको कवर कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर ये जो डिटेल्स दी गई हैं इन सारी डिटेल्स को आपने नोट नहीं करना, सिर्फ चंद एक पॉइंट आपने नोट करना है ताकि हम एज ए रेफरेंस या एज ए कह एग्जाम्पल दे सकें मेन एग्जाम के अंदर, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए मल्टी डिमेंशनल क्राइसिस में क्या हो सकता है, ओवर पास्ट 3 डेकेड्स, लास्ट 3 दहाइयों से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस हैव ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लोकलाइज्ड एथनिक ट्राइबल डिस्प्यूट्स इनटू कॉम्प्लेक्स क्राइसिस कंबाइनिंग सोफिस्टिकेटेड अर्बन क्राइम्स, ठीक है। जो हमें कभी यहाँ पर रूरल एरियाज या बैकवर्ड एरियाज में क्राइम देखने को मिल रहा था, आज वो यहाँ पर क्राइम कहाँ तक पहुँच चुका है, आपके शहरों तक पहुँच चुका है, ठीक है। ये एक चीज़ तो ये परसिस्टेंट इंसर्जेंसीज अगर देखा जाए तो लगातार यहाँ पर क्या हो रहा है,
इंसर्जेंसीज बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए, एग्जाम्पल ले लें आप, एग्जाम्पल कौन सी हमारे पास, बलूचिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, यहाँ पर इंसर्जेंसी हमें देखने को मिल रही है। तो यही चीज़ यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आपका क्राइम पहले जो कभी यहाँ पर बैकवर्ड एरिया में था, रूरल एरियाज में था, तो अब वो जो है कह रहे कि आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर अर्बन क्राइम हमें देखने को मिल रहा है, शहरों तक आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए द क्राइम टेरर कन्वर्जेंस की अगर बात की जाए, द ट्रेडिशनल बाउंड्री सेपरेटिंग पॉलिटिकल मिलिटेंसी फ्रॉम स्ट्रीट क्रिमिनलिटी हैज ब्लर्ड. Terrorist organization now heavily exploit criminal networks for tactical logistics and funding, while street gangs thrive within conflict zones. ठीक है, देखें अब जो हमें यहाँ पर कह लें कि मिलिटेंट्स ग्रुप्स का बढ़ना जो हमें देखने को मिलता था रूरल एरियाज में ये सारी, लेकिन इनका जो है अब नेटवर्क बन चुका है और ये नेटवर्क जो है आपके शहरों तक बेसिकली फैल चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, आपको पता है कि ये लॉजिस्टिक, ये सामान को लाने ले जाने में, और उसके बाद अगर देखा जाए तो बाकी चीज़ों की स्मगलिंग वगैरह में, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। बत्ताखोरी, एक्सटॉर्शन वगैरह कह सकते हैं, किलिंग कह सकते हैं, यहाँ पर अटैक्स आप कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो क्राइम यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अर्बन वल्नरेबिलिटी, तो शहरों तक ये बेसिकली आपका जो है क्राइम पहुंच चुका है, इनका अब नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। कॉलोनियल पॉलिसिंग एंड इल्यूजन ऑफ एग्जेक्टिव कंट्रोल, तो इसके अंदर अगर देखा जाए किलिंग, एक्सटॉर्शन है, व्हीकल थेफ्ट है, उसके बाद साइबर क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड जो आर्म्ड रॉबरीज है अक्रॉस द पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान और केपी के, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आप एज ए एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अभी इंटरनली अगर देखा जाए तो जो हमें क्राइम देखने को मिल रहा है तो वो क्राइम क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी हैं, ठीक है। तो ये नोट करते जाएंगे आप। उसके बाद हमारे पास रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अर्बन वल्नरेबिलिटी अगर देखने को मिल रही है तो भाई सीधी सी बात है, जो है पूरा जो हमें अभी कह लें कि ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है वो किसकी तरफ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर शहरों की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। वो क्या है, यहाँ पर जो आपका क्राइम पहले जो यहाँ पर एथनिक लेवल के ऊपर कह सकते हैं या मार्जिनलाइज्ड एरिया में कह सकते थे या रूरल एरिया में, वो अब यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और वो शहरों तक आ चुका है और उसके अंदर आपकी किलिंग, एक्सटॉर्शन वगैरह शामिल है, ठीक है। अब रीजन क्या है, रीजन जैसे कि हमने पहले भी कहा कि भाई एक तो आपके इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर जो है वो कह लें कि फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले कॉलोनियल पॉलिसिंग एंड इल्यूजन ऑफ एग्जेक्टिव कंट्रोल, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल स्टैग्नेशन की बात की जाए तो इंस्टीट्यूशंस आपके जो है जमूद का शिकार हैं, बेसिकली यहाँ पर रुक गए हैं, काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूशंस का भी कहीं ना कहीं पर कसूर नहीं है, पुलिस वगैरह है या कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जहाँ वो काम करते हैं तो उनको करने नहीं दिया जाता। अब बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आज डिजिटल इरा देखने को मिल रहा है तो इन चीज़ों की यहाँ पर कमी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ती जा रही, तो जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहाँ जाएँ, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो सभ्य कॉन्टिनेंट के अंदर जो पुलिस यहाँ पर लाई गई, जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसका पर्पस क्या था, जनता को कंट्रोल करना, ना कि यहाँ पर जो है वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी। आज क्या हो रहा है कि आज भी यही कहा जा रहा है कि जो हमें पुलिस देखने को मिल रही है वो बेसिकली यहाँ पर क्या है, कंट्रोल करते हुए नजर आ रही है, ना कि यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करते हुए नजर आ रही। अब वजह क्या है, वजह यही है कि जैसे आपने पहले भी बात की कि अगर पुलिस भी अगर काम करना चाह रही है या कोई भी अदारा है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, कोई भी अदारा अगर काम करना चाह रहा है तो उसके अंदर भी हमें यहाँ पर कह लें कि कुछ ना कुछ जो है वो इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। इस वजह से जो है ये सही से काम नहीं कर पाते। तो अगर ये सही से काम करना चाहते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, जस्टिस, ताकि क्या किया जा सके, मुआशरे के अंदर या स्टेट के अंदर बेसिकली क्या किया जा सके, अमन लाया जा सके, ठीक है। उसके बाद है सबऑर्डिनेशन टू नेशनल सिक्योरिटी, तो ये थोड़ा सा हमारे पास रहेगा कि आपका सिविल डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस है वो आपको पता है कि आपके कमजोर होते जा रहे हैं, एक चीज ये भी है। डोमेस्टिक लेवल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैव इंक्रीजिंगली बी सबऑर्डिनेटेड टू द फेडरल मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर्स, ठीक है। स्टार्विंग ग्रास रूट्स क्राइम प्रिवेंशन, लोकलाइज्ड इंटेलिजेंस एंड कम्युनिटी सेफ्टी ऑफ द एसेंशियल फोकस, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सबऑर्डिनेशन भी देखने को मिलती है, ठीक है। डेमोक्रेटिक स्टेट है भाई, तो थोड़ा इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था कि इसके अंदर थोड़ा हार्श क्रिटिसिज्म है, तो हम उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहे। हमारा एक एग्जाम ओरिएंटेड जो है यहाँ पर एनालिसिस रहेगा। द कोरेसिव अगर लीगल पिवट की बात की जाए तो आपको पता है कि पंजाब के अंदर एक लॉ पास किया गया अभी, जिसके ऊपर हमने कह ले के काफ़ी डिटेल डिस्कशन की हुई, ठीक है। बात यहाँ पर की जा रही है पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंटी सोशल बिहेवियर 2026,
ठीक है। अब इस लॉ को यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इस तरह के जो लॉ बनाए जाते हैं इस तरह लगता है जैसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, और ये कॉलोनियल इरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क देखने को मिलता है। और ये बात जो है यहाँ पर जो असेंबली के स्पीकर हैं उन्होंने भी कही, ठीक है। देखें मसला वही है कि अगर पुलिस को अपनी जगह पर काम करने दिया जाए, इंस्टीट्यूशंस को अपनी जगह पर काम करने दिया जाए, ठीक है, विद कह लें कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के साथ, ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पर क्राइम हो रहे हैं या जो हमें मल्टी डिमेंशनल जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है इनको एरेडिकेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह करके मैंने मोल्ड करके स्टेटमेंट को बता दिया। उसके बाद अगर देखा जाए रिट डेफिसिट की बात की जाए, स्टेट अटेम्प्ट्स टू टाइटली पॉलिश सिविलियन सोशल बिहेवियर है, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स कंटिन्यू टू बिल्ड ऑटोनोमियस स्ट्रॉन्गहोल्ड। तो यहाँ पर कार्य क्या रहा है कि जो आपके जितने भी क्रिमिनल्स हैं, मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आ रहे हैं डे बाय डे। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस आपके फेल हैं। अगर इंस्टीट्यूशन यहाँ पर इम्पावर किया जाए, इनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो ये यहाँ पर जो है इनका जो है इनकी एस्केलेशन हमें देखने को ना मिले। तो अगर देखा जाए तो सारे लॉ जो है यहाँ पर जनता के लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह के कानून पास किए जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो रिवरन बेल्ट यहाँ पर कच्चे का एरिया पंजाब एंड सिंध, ये आपके सामने ही सिचुएशन है सारी, ठीक है। अब ये लॉ जो है वो आम जो सिटीजन्स हैं उनके लिए पास किए जा रहे हैं, लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो उनके ऊपर कोई कंट्रोल देखने को नहीं मिल रहा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ठीक है। रीजन वल्नरेबिलिटीज एंड प्रोविंशियल स्पेसिफिक्स अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान सिक्योरिटी फ्रैक्चर है, आपके सामने ये बलूचिस्तान की सिचुएशन, ठीक है। वहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। उधर से मिलिटेंट्स ग्रुप्स का जो है यहाँ पर जो है वो कह लें कि प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो डिस्पाइट आइडियोलॉजिकल डिस्पैरिटी द टीटीपी एंड सेकुलर बलोच इंसर्जेंट्स ग्रुप्स ऑपरेट विद एन ओवरलैपिंग जियोग्राफिक कॉरिडोर्स, ठीक है, सस्टेनिंग ऑपरेशंस थ्रू पैरेलल इकोनॉमीज, ठीक है। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ कोयटा की अगर बात की जाए तो कोयटा के अंदर आपके सामने सिचुएशन है, आए दिन को जो है वो अटैक होते रहते हैं, तो सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना भी है। अब वजह वही है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का वीक होना, ठीक है। अब होता है क्या है कि थोड़ा बहुत कोई काम होगा, भाई यहाँ पर क्या बुलाया जाए, भाई हमारी फौज को बुलाया जाए, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है। तो भाई जो आपने डोमेस्टिक यहाँ पर पुलिस बनाई है उसका क्या है ना, तो अब फिर जो है यहाँ पर जो है वो मसला बनता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पुलिस का जो हमें अगर देखा जाए इंस्टीट्यूशन, इसको एम्पावर करने की ज़रूरत है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, जस्टिस लाने की ज़रूरत है ताकि सोसाइटी के अंदर अमन लाया जा सके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है लेवीज मर्जर पैराडॉक्स। अब लेवीज फोर्स की बात की जा रही है, बेसिकली जो 19वीं सेंचुरी के अंदर बनाई गई, उसको क्या किया गया, बलूचिस्तान जो पुलिस है उसके अंदर मर्ज कर दिया गया, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये लेवीज फोर्स वो थी जिसको जो है यहाँ पर कह लें कि लोकल एरियाज में या मार्जिनलाइज कम्युनिटी है तो इनकी इंटेलिजेंस अच्छी थी, लेकिन इसको क्या किया गया यहाँ पर बलूचिस्तान पुलिस के अंदर जो है मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी है। उसके बाद अगर देखा जाए इसके ऊपर थोड़ा क्रिटिसिज्म है कि इसको बलूचिस्तान पुलिस के साथ यूनिफाई नहीं करना चाहिए था, अलग रखना चाहिए था, ये बात की जा रही है, ठीक है। द केपी एक्सटॉर्शन मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर भत्ताखोरी वगैरह यहाँ पर बात की जा रही है, कोई इस तरह की चीज़ें जो है केपी के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसको यहाँ पर जो है वो कम करना पड़ेगा। देखिए ये जितनी भी रीजंस है ना, जितनी भी हम यहाँ पर कॉजेज डिस्कस कर रहे हैं, इसके पीछे एक ही रीजन है कि जितनी देर तक आपके इंस्टीट्यूशन इंपावर नहीं होंगे, उनको स्ट्रेंथन नहीं किया जाएगा, उतनी देर तक जो है ये क्राइसिस जो है रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है उसके सिक्योरिटाइजेशन फेलियर इन एजेके, आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक के ऊपर जो मैंने डिबेट किया, एनालिसिस किया, ठीक है, कि जीबी के अंदर क्या हो रहा है, एजेके के अंदर क्या हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है यहाँ पर, तो इसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। वजह क्या हो रही है यहाँ पर, इंस्टीट्यूशंस का वीक होना, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशन की बात की जा रही है कि बलूचिस्तान जो मैं अभी यहाँ पर कह रहा था कि बलूचिस्तान के जो यहाँ पर लेविस फोर्स है उसको बलूचिस्तान के पुलिस के अंदर मर्ज कर दिया गया, बलूचिस्तान पुलिस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उनको अलग ना भी किया जाए, लेकिन ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए ताकि यहाँ पर क्राइम्स को भी खत्म किया जा सके, सोसाइटी के अंदर जो है वो कह लेके पीस लाया जा सके, ठीक है। तो कमांड स्ट्रक्चर रीबिल्ड ट्राइबल इंटेलिजेंस चैनल्स, तो यहाँ पर दोबारा जो है इंटेलिजेंस चैनल्स को बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि लेवी फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले कर रही थी एज ए इंटेलिजेंस, लेकिन अब जो उसको मर्ज कर दिया गया। पंजाब के अंदर अगर देखा जाए मैंडेट ट्रांसपेरेंट इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, बिल्ड हाई स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटिव डिवीजन होनी चाहिए विद एन एक्सपेंडिंग अर्बन पुलिस फोर्स, ठीक है। अर्बन एरियाज के अंदर जो है यहाँ पर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है एक इन्वेस्टिगेटिव डिवीजन जो है वो लाजमी होनी चाहिए, उसके अंदर बेसिकली आपके क्या होना चाहिए, अर्बन पुलिस फोर्स,
ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि क्राइम को ख़त्म किया जा सके। उसके बाद आपके पास रहता है केपीके, कोडिफाइड ट्रांसपेरेंट फॉर्मलाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बिटवीन मिलिट्री एंड सिविलियन पुलिस टू इंश्योर सिविल लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है, रिटेन्स लॉन्ग टर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिविल है चाहे मिलिट्री है, इनका कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन देखें इनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन गैप है ना, कभी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि फोर्सेस के दरमियान में और जो लोकल एरियाज़ की जो कम्युनिटी है इनके दरमियान में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप भी है, ठीक है। तो जहाँ पर जो है कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को भी जो सामने रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आज आज़ाद कश्मीर है, तो जम्मू एंड कश्मीर की बात की जा रही तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर भी जो है कह लें कि इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिटिकल डायलॉग मैकेनिज्म टू रिजॉल्व पब्लिक इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस, जितने भी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात उनको जो है रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओवरऑल अगर देखा जाए ना, जितने भी इश्यूज हैं, क्राइम्स हैं, जो मर्जी हैं, एक ही चीज़ है कि अगर आपके इंस्टीट्यूशंस को, पुलिस से हमारे पास, बाकी जो है अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, पार्लियामेंट वगैरह है हमारे, तो ठीक है, अगर इनको स्ट्रेंथन कर दिया जाए, एम्पावर कर दिया जाए और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर अगर रखा जाए, तो ये जितने भी मल्टी डिमेंशन जो हम क्राइसिस की बात कर रहे थे, इनको अपरूट किया जा सकता है, एरेडिकेट किया जा सकता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करना, उनको स्ट्रेंथन करना, ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिकली। अब बात करेंगे यहाँ पर न्यूक्लियर ओवरहैंग, ऑटोनोमस वेपन प्रोलिफरेशन, द कैलकुलस ऑफ एस्केलेशन कंट्रोल इन साउथ एशिया। बात की जा रही है इंडिया और पाकिस्तान के डायलॉग के ऊपर, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। देखें हम ज़्यादा जो है वो हिस्ट्री में नहीं जाते, लेकिन जो बात की जा रही है यहाँ पर 10 साल से, 2016 से, ठीक है, 10 साल हो चुके हैं, दोनों के दरमियान में हमें जो है वो बायलैटरल रिलेशंस इतने ज़्यादा डेवलप होते हुए नज़र नहीं है। उसकी वजह क्या है कि 3 इवेंट्स हमें यहाँ पर होते हुए नज़र आए, सारी डिस्कशन करने वाले हैं इसके अंदर। एक तो आपका 2016 का यूरी अटैक, जिसकी वजह से इंडिया ने क्या किया, सार्क की जो समिट होने वाली थी पाकिस्तान के अंदर, उसको बाइकआउट कर दिया। फिर 2019 वाला इंसिडेंट आपके सामने, पुलवामा अटैक आपके सामने। फिर रही सही कसर 2025 के अंदर पहलगाम अटैक हमें देखने को मिला, और इस तरह जो है वो मई 2025 पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में वॉर देखने को मिली। तो अब बीजेपी यहाँ पर अगर मोदी गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो तो यहाँ पर किसी भी कह ले के हाल में पाकिस्तान के रिलेशंस को बिल्ड करके राजी है ही नहीं, ठीक है, ये कहा जा रहा। अब जो है वो कह ले के हमने रिसेंट डिस्कस किया था कि इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कहा गया कि भाई निगोशिएशंस होने चाहिए, दोनों के दरमियान में डिप्लोमेटिक जो टॉक्स होनी चाहिए, लेकिन बाकियों की तरफ से काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, ठीक है। अब मसला पता क्या आ रहा है यहाँ पर कि हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे मोदी गवर्नमेंट को लेकर, ठीक है। इसने कहा था भाई एक तो कश्मीर वाला इशू हटाना पड़ेगा, उसको टेबल के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, टेररिज्म को आपको यहाँ पर सॉल्व करना का पड़ेगा, उसके बाद आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस रख सकते हैं, ये इंडिया की तरफ से मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी। अब ये तीनों पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखा जाए तो सबसे बड़ी हर्डल्स जो है ना इनके रिलेशंस के अंदर, वो क्या है, कश्मीर वाला इशू है, वाटर को लेकर है, दूसरा अगर देखा जाए तो अग्रेसिव पॉलिटिक्स जो हमें देखने को मिल रही है, इसकी वजह से जो यहाँ पर बायलैटरल रिलेशंस हमें डेवलप होते हुए नज़र नहीं आते। अगर ये रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में, तो जो आपकी सार्क ऑर्गेनाइजेशन है उसको एम्पावर किया जा सकता है रीजनल लेवल के ऊपर। उसके बाद जो IPI जो प्रोजेक्ट है, पीस पाइपलाइन, ईरान पाकिस्तान इंडिया, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है। इंडिया इस प्रोजेक्ट के ऊपर नज़रसानी कर सकता है, IP वाला प्रोजेक्ट है जो पीस पाइपलाइन की बात की जा रही है। इसके अलावा जो टापी वाला प्रोजेक्ट है, इसके अंदर भी तो इंडिया इंक्लूड है ना, तो अगर देखा जाए तो इन प्रोजेक्ट्स को भी कंप्लीट किया जा सकता है अगर इनके दरम्यान में बायलैटरल और डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्ड हो जाते। तो ये एक ओवरव्यू था, अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। देखें कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीपिंग एस्ट्रेंजमेंट की बात की जा रही है कि बीजेपी पॉलिसी की बात की जाए, शिफ्ट फॉर द पास्ट डेकेड न्यू दिल्ली हैज मेंटेन पॉलिसी ऑफ एब्सोल्यूट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन,
ठीक है। अब हम टोटल जो है आइसोलेशन देखने को मिल रहा है, अलैदगी इख्तियार की हुई है, किसने? बेसिकली इंडिया ने। तो पॉलिसी आपके सामने, ठीक है। हाल्टिंग ऑल पीपल टू पीपल एक्सचेंज, कल्चरल लिंक्स, जितने भी यहाँ पर देखा जाए पीपल टू पीपल जो कम्युनिकेशन थी, कल्चरल हमें रिलेशंस देखने को मिले थे, वो सारे यहाँ पर क्या हो चुके हैं? ब्रेक हो चुके हैं, फ्रेगमेंट हो चुके हैं, ठीक है। काइनेटिक कन्फ्रंटेशन जो हमें देखने को मिल रही है, काइनेटिक फौजी जो हमें यहाँ पर इनके दरमियान में कन्फ्रंटेशन जो झगड़ा देखने को मिल रहा है, आए दिन अगर देखा जाए कि जो हमारे पास बाउंड्री एरियाज है, इंडिया की तरफ से जो है यहाँ पर क्या किया जा रहा है? अटैक्स किया जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो अब इनके दरमियान में झड़पें भी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब ये भी चीज़ है, लेकिन मसला कहाँ पर आ रहा है कि डिप्लोमेटिक टॉक्स नहीं है, असल इशू यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। द रीजनल अगर देखा जाए ग्रिड लॉक हैज़ लीड टू 3 मेजर मिलिट्री एस्केलेशन, सितंबर 2016 है, फरवरी अगर देखा जाए 2019 है, इसके बाद मई की बात की जाए तो 2025 जो मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। तो ये हमारे पास बेसिकली रहने वाले टेक्निकल बोथ नेशन रिमेन एट वॉर, ठीक है। उसके बाद देखा जाए इंडिया आपके सामने 2025 और ऑपरेशन सिंदूर अभी स्टार्ट किया गया है, जो 2025 के अंदर स्टार्ट किया, अभी तक उसको एंड नहीं किया गया, वही जो है यहाँ पर बदले वाली आग जो है झुलस रही है, ठीक है। अब अगर देखा जाए यहाँ पर द ग्लोबल डाइवर्जेंस की है, साउथ एशिया इज विटनेसिंग प्रोफाउंड बायलैटरल एस्ट्रेंजमेंट वाइल ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स मूव। अब आपको पता है कि अगर रीजन के अंदर देखा जाए, ग्लोबल लेवल के ऊपर देखा जाए, तो हमें एक जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर शिफ्ट हो देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस तरह देखा जाए तो यूएसए और चाइना के दरमियान में हमें जो कंपटीशन देखने को मिल रहा था, ठीक है, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी भी थोड़ा देखें तो लीनियंट जो है यहाँ पर देखा गया जब यूएसए की तरफ से ट्रंप ने यहाँ पर विजिट किया, लेकिन सूरत हाल वही है, ठीक है, सूरत हाल वही है, कंपटीशन वाली अभी भी वही है और इससे आगे ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो यूएसए चाइना स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अलाइनमेंट, उसके बाद यूएसए ईरान पीस निगोशिएशंस। अब ये किसने रोल प्ले किया? यहाँ पर पाकिस्तान ने एज ए मीडिएटर रोल प्ले किया, ठीक है। अब ये चीज़ है। उसके बाद है कोर ड्राइवर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, अगर बात की जाए हिस्टोरिकल अगर अंडरस्टैंड किया जाए, देखें सबसे पहला जो इशू आ रहा है वो है यहाँ पर म्यूचुअल जो यहाँ पर ट्रस्ट होना चाहिए वो नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर म्यूचुअल डेफिसिट आप कह सकते हैं या ट्रस्ट डेफिसिट कह सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दरमियान में, ठीक है। फर्स्ट रीजन ये है। सेकंड अगर देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर वाला इशू है, ठीक है। थर्ड नंबर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है तो वाटर को लेकर है, ठीक है। अगर देखा जाए तो हमारे पास इंडिया इंटरनेशनल लेबलिंग पाकिस्तान को जो है एज ए टेररिस्ट स्पॉन्सर कहता रहता है, विलीफाई करता रहता है, जो कि अब उसने पॉलिसी अपनी चेंज कर ली है थक हार कर, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह यहाँ पर कह लें कि टेररिज्म का सामना करना पड़ रहा है, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन चुका है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन गज़बुल हक स्टार्ट किया गया, किसके अगेंस्ट? मिलिटेंट्स ग्रुप्स के अंदर अगेंस्ट। तो अगर देखा जाए तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी। तो यूएसए ने भी यहाँ पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया है कि पाकिस्तान को जो है यहाँ पर कह लें कि खतरात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, किसकी तरफ से? बेसिकली मिलिटेंट्स ग्रुप्स की तरफ से, ठीक है, अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। द ट्रांस बाउंड्री वाटर थ्रेट है, तो इंडस वाटर ट्रीटी है भाई 2025 के अंदर उसको यूनिलैटरल एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया गया, जो कि एक इलीगल एक्टिविटी, ठीक है। रीनिगोशिएशन मैनवर्स की अगर बात की जाए तो इंडिया ट्रू इंटेंट बिहाइंड द होल्डिंग द ट्रीटी एंड अबियंस, ठीक है, विच इज which a court of arbitration has already ruled illegal। तो यहाँ पर जो कोर्ट आर्बिट्रेशन है बेसिकली उसने पहले इसको इलीगल करार दे दिया है, ठीक है। एज टू रश कंस्ट्रक्शन और वेस्टर्न रिवर्स, तो अब हो क्या रहा है कि इंडिया की तरफ से वही वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर क्या किया जा रहा है? प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट कितने बनते हैं? 12 to 17 प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो अभी मामला और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया जब यहाँ पर चिनाब और ब्यास लिंक बनाए जाने की बात की गई इंडिया की तरफ से, ठीक है। अर्जेंट क्राइसिस मैनेजमेंट है, द न्यूक्लियर ओवरहैंग है, ठीक है। अब देखा जाए तो दोनों कंट्रीज के दरमियान में, ठीक है, एस्केलेशन रिस्क, ठीक है। अब दोनों कंट्रीज आपको पता है बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, न्यूक्लियर स्टेट भी हैं। अगर थोड़ी सी भी इनके दरमियान में टेंशन यहाँ पर बढ़ती है तो पूरे रीजन के अंदर, खित्ते के अंदर, साउथ एशिया के अंदर जो है वो इंस्टेबिलिटी जो है यहाँ पर एस्केलेट हो सकती है, बढ़ सकती है। क्या समय देखने को मिल सकता है जिस तरह 2025 के अंदर देखने को मिला, ठीक है। वजह क्या है कि दोनों जो है न्यूक्लियर स्टेट हैं, ठीक है। एस्केलेशन रिस्क है। उसके बाद कम्युनिकेशन डेफिसिट है यहाँ पर, तो जितने भी हाई प्रोफाइल यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं उनके दरमियान में कम्युनिकेशन चल रही है, लेकिन मसला वही आ रहा है कि यहाँ पर कश्मीर को लेकर आ रहा है, वाटर को लेकर आ रहा है यहाँ पर, और बार बार जो है पाकिस्तान को टेररिज्म के नाम के ऊपर जो बदनाम किया जा रहा है वो भी हमें देखने को मिल रही चीज़।
द वीकली टेलीफोनिक कनेक्शन बिटवीन, यहाँ पर डायरेक्टर अगर देखा जाए डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस स्टैंड एज द ओनली फंक्शनल कम्युनिकेशन लिंक, ठीक है, दोनों के दरमियान में हो रही है। रिस्टोरिंग अगर ओपन चैनल्स की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ देयर इज अर्जेंट नीड टू इंस्टॉल एडिशनल क्राइसिस मैनेजमेंट नेटवर्क, ठीक है, सच एज इंस्टीट्यूशनलाइजिंग रेगुलर कम्युनिकेशन होना चाहिए इनके दरमियान में, ठीक है। उसके बाद है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, एंड उसके बाद री इंस्टेटिंग रेगुलर हाई कमिश्नर्स इन बोथ कैपिटल्स, दोबारा यहाँ पर हाई कमिश्नर जो है यहाँ पर बनाए जाने चाहिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको भी यहाँ पर रेगुलर बेस के इंस्टॉल किया जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड रीजनल कॉपरेशन, तो सोल्यूशन क्या हो सकता है भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनके दरमियान है जो बैक चैनल डिप्लोमेसी होनी चाहिए, जो कि हमें 2007 के अंदर भी देखने को मिली थी, ठीक है। द टू साइड्स मस्ट एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड बैक चैनल ऑन ट्रांसबाउंड्री वाटर शेयरिंग, ठीक है, कॉन्टीजेंट अगर देखा जाए यहाँ पर अपॉन इंडिया फर्स्ट रिस्टोरिंग द ओरिजिनल फ्रेमवर्क ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। कॉपरेशन गेटवे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है पीपल टू पीपल कनेक्शन होना चाहिए, पिलग्रम वगैरह जो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो यहाँ पर हिंदू जाते हैं यात्री यहाँ पर इंडिया के अंदर, या इंडिया की तरफ से जो है यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ आते हैं, जो बेसिकली अगर देखा जाए स्पेशली सिख लोग, ठीक है, तो ये भी चीज़ है। तो इनके दरमियान में जो यहाँ पर हमें गैप जो देखने को मिल रहा है, इस गैप को भी फिल करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मल्टीलैटरल इंटीग्रेशन की अगर बात की जाए तो फ़ायदा क्या हो सकता है अगर दोनों यहाँ पर जो है वो कह लें कि बायलैटरल रिलेशंस अपने कायम करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा, एक तो जो आईपी पाइपलाइन है उसको कंप्लीट किया जा सकता है, तापी वाला प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर कंप्लीट किया जा सकता है, चाइना को भी फ़ायदा है, इंडिया को भी फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा है। इसके बाद अगर सार को यहाँ पर एम्पावर करना चाहिए तो इससे हमें क्या होगा, यहाँ पर रीजन के अंदर जो है वो पीस एंड सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक इंपैरेटिव की बात की जाए तो मिलिट्री रेडीनेस, तो भाई अगर देखा जाए तो एक्ट ऑफ वॉर किसी तरह की भी अगर कोई मिस एडवेंचर किया जाता है इंडिया की तरफ से तो पाकिस्तान की मिलिट्री भी रेडी है, तो इस तरह जो है फिर एक दूसरे के सामने आमने सामने आ सकते हैं। इंटरनल कंसोलिडेशन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पर करनी चाहिए, डोमेस्टिकली स्ट्रांग करना पड़ेगा अपने आप को। जिस तरह हम चाइना के एग्जाम्पल देते हैं तो चाइना ने सबसे पहले क्या किया कि डोमेस्टिकली अपने आप को स्ट्रेंथन किया, ठीक है, और चाइना ने किस तरह स्ट्रेंथन किया, पाकिस्तान से के लिए क्या लेसन्स हैं, ये भी हम टॉपिक अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली टॉपिक था कि पाकिस्तान और अगर इंडिया के दरमियान में रिलेशंस डेवलप होते हैं, हो क्यों नहीं पा रहे, वाटर की वजह से है, कश्मीर इशू की वजह से है, पाकिस्तान को विलीफाई किया जाता है, टेररिज्म के नाम के ऊपर ब्लेम किया जाता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान अभी भी रोल प्ले कर रहा है, यहाँ तक कि यूएसए ने भी कहा है कि हम पाकिस्तान की सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं टेररिज्म के अगेंस्ट। जिस तरह पाकिस्तान को यहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, तो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं यूएनओ के अंदर आसम इफ्तिखार अहमद साहब, उन्होंने भी यही की चीज़ यहाँ पर जो है वो कही है और अपनी वॉइस को भी रेस किया है कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। आई होप आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया। और अब हम बात करते हैं, लास्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा इकोनॉमिक टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड टर्की। इसके ऊपर ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ऐड कर सकेंगे, बाकी जो है आप बेशक छोड़ दें, ठीक है। स्ट्रैटेजिक एंकर्स की बात करेंगे, इकोनॉमिक पिवट्स एनालाइजिंग $5 बिलियन ट्रेड टारगेट्स, पाकिस्तान टर्की डिजिटल कॉरिडोर की बात की जा रही है, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए रीअफर्मेशन स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक टाइज की, तो बायलैटरल हार्मनी। तो यहाँ पर क्या किया है कि पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ साहब अभी विजिट पर थे टर्की पर, तो वहाँ पर जो है वो कल के जो प्रेसिडेंट है तैयब अर्दगान साहब, उनके साथ मीटिंग होती है और यहाँ पर पाकिस्तान टर्की अलायंसेस की भी बात होती है। 2 हार्ट्स विद इन 1 सोल, 2 दिल एक जो है रूह के अंदर हमें देखने को मिले, ये कहा गया पाकिस्तान की तरफ से। तो अगर देखा जाए तो सिग्नलिंग आ ट्रांजिशन इनटू एनहांस इकोनॉमिक फेज, तो ये हमें इकोनॉमिक फेज के अंदर एंट्रेंस देखने को मिल रही है दोनों कंट्रीज की, ठीक है। जियोपॉलिटिकल मीडिएशन आपके सामने ही है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है जिस तरह रोल प्ले किया, तो टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, इन चारों के दरमियान में हमें मीटिंग्स देखने को मिली। पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर भी कंडक्ट होते हुए नजर आई, ठीक है। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया के अंदर भी कंडक्ट होते हुए नजर आए। तो यहाँ पर टर्की और पाकिस्तान ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन टर्की ने यहाँ पर पाकिस्तान की जो एज ए मीडिएटर रोल प्ले किया, इसको यहाँ पर सराहा भी है, ठीक है। म्यूचुअल जियोपॉलिटिकल एंडोर्समेंट की बात की जा रही है दोनों कंट्रीज़ के। तो अब देखा जाए तो ये नदरन साइप्रस की बात की जा रही है, रिपब्लिक, ठीक है। अब आपको पता है कि ग्रीक और टर्की के दरमियान में
जो इशू है बेसिकली साइप्रस को लेकर है, क्योंकि नदर्न एरिया में कंट्रोल किसका देखने को मिल रहा है, सदर्न एरिया में कंट्रोल जो है आपका कह लें कि यहाँ पर ग्रीक का है, नदर्न एरिया टर्की का है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर जो है वो कह लें कि बात की है। और अगर देखा जाए तो टर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब अर्दगान साहब, उन्होंने भी बेसिकली जो पाकिस्तान के जो कश्मीर वाला इशू है इसको लेकर भी बात की यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ में सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर भी जोर दिया। द टारगेट फॉर इन्हांस इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की जा रही है। दोनों के दरमियान में जो बेसिकली गोल है वो है बायलैटरल ट्रेड गोल, ठीक है। तो ये भी है कि बायलैटरल ट्रेड है यहाँ पर, तो ट्रेड को इन्हांस करने की बात की जा रही है एनुअल बेस के ऊपर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कितने बेसिकली यहाँ पर $5 बिलियन तक, ठीक है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल, अगर इनिशिएटिव की बात की जाए तो ट्रेड मिनिस्ट्रीज फॉर फ्रॉम बोथ साइड नेशंस, ये कहा गया कि फाइनलाइज किया गया भाई दोनों जो है यहाँ पर अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो इन्वेस्ट करेंगे, और स्पेशली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के, ठीक है। उसके बाद ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात की गई दोनों कंट्रीज के दरमियान में, ठीक है। तो ऑन गोइंग इंस्टीट्यूशनल नेगोशिएशन फोकस ऑन वाइडनिंग द ऑपरेशनल स्कोप ऑफ द एग्जिस्टेंट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ पड़ा है टू मैक्सिमाइज मार्केट एक्सेस, ताकि एक दूसरे की मार्केट तक जो है वो एक्सेस हासिल की जा सके, टर्की को पाकिस्तान और पाकिस्तान जो है वो टर्की की मार्केट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। डिफेंस एंड सेक्टोरियल डाइवर्सिफिकेशन की बात की जा रही है, तो डिफेंस टू डिफेंस भी हमें रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं, आप ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। न्यू फ्रंटियर की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और टर्की दोनों जो है यहाँ पर डिजिटल कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, क्रिटिकल मिनरल्स है, और उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी भी है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर जो है वो कह लें कि इन दोनों दरमियान, इन दोनों जो पाकिस्तान और टर्की, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और कह लें कि यहाँ पर जो तैयब अर्दगान साहब हैं टर्की के, इनके दरमियान में जो निगोशिएशंस हुई है ये हमें यहाँ पर एजेंडाज देखने को मिले, ठीक है। तो यह आप ऐड कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, क्रिटिकल मिनरल्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, एनर्जी वगैरह के ऊपर भी डिस्कशन हुई, ठीक है। उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर एंड बिजनेस टू बिजनेस एंगेजमेंट की भी बात की गई है इसके अंदर। तो बिजनेस टू बिजनेस इंटीग्रेशन की तो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से बेसिकली टर्की, पाकिस्तान टर्की बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस्तांबुल के अंदर। तो यहाँ पर पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया कि ट्रांसलेशन ऑफ डिप्लोमेटिक गुडविल इनटू कंक्रीट इन्वेस्टमेंट वेंचर्स। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है यह है कि यहाँ पर जो है अब इसको जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद टारगेटेड कॉर्पोरेट फोलियोज की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान डेलीगेशन इन्वाइटेड टर्किश कॉर्पोरेट ग्रुप्स, ठीक है, इन्वाइट किया तो क्यों किया गया भाई, कैपिटलाइज ऑन डोमेस्टिक प्राइवेटाइजेशन स्कीम्स है, एक्सपैंड ऑपरेशंस एंड मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स है, ठीक है। उसके बाद है पोर्ट मॉडर्नाइजेशन के ऊपर बात की गई है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है, ठीक है, दोनों कंट्रीज के दरमियान। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टर्की और पाकिस्तान के रिलेशंस एक बार फिर जो हमें यहाँ पर जो बोले कह लें ट्रैक पर आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों कंट्री बेसिकली एक दूसरे के क्लोज कैसे आए, सिर्फ ये मिडल ईस्ट के मामले को लेकर है, ठीक है। अगर टर्की का स्टांस देखा जाए पैलेस्टाइन के ऊपर, तो इजराइल के साथ इसकी क्यों नहीं बनती अब, सिर्फ पैलेस्टाइन के इशू को लेकर, गजा वाले इशू को लेकर, और रही सही कसर जो है वो लेबनान के अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आई होप आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हमारे पास है इंपॉर्टेंट जो है वोकैब है, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर लाजमी डिस्कस करते हैं, तो आप कोशिश करें कि इसको जो है करके अपने एक नोटबुक के अंदर ऐड करते जाएंगे वर्ड्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड रहेगा यहाँ पर स्ट्रेंजमेंट। स्ट्रेंजमेंट मीन्स क्या था, अ स्टेट ऑफ सेपरेशन, अलैदगी की हालत आप बोल सकते हैं, और लॉस ऑफ अफेक्शन बिटवीन पीपल। तो होता क्या है कि लोगों के दरमियान में जो बेगानगी होती है उसको भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, एलियनेशन या सेपरेशन बोल सकते हैं, अलैदगी या बेगानगी। ऑपोजिट क्या बनेगा, रिकंसिलेशन या क्लोजनेस। सेकंड वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, मेनाजरी, बहुत इजी वर्ड है बेसिकली, अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड और एक्सोटिक एनिमल्स केप्ट फॉर डिस्प्ले, और डाइवर्स कलेक्शन। बेसिकली होता क्या कि मुख्तलिफ किस्म के जानवर है जो एक जगह पर रखे जाते हैं दिखाने के लिए, जैसा आपका जू है, चिड़ियाघर, ठीक है। सिमिलर मीनिंग बनेगा हमारे पास जू एंड कलेक्शन। ऑपोजिट क्या बनेगा, एम्पिटीनेस या यहाँ पर एब्सेंस। थर्ड नंबर पर हमारे पास वर्ड रहेगा मर्ड। मर्ड मीन्स होता है यहाँ पर डैमेज करना, स्पॉइल्ड करना, इम्पेयर्ड द क्वालिटी अपीयरेंस ऑफ समथिंग, किसी की जो हालत बिगाड़ देने को बोला जाता है या ख़राब कर देना, स्पॉइल्ड या डैमेज कर देना, दागदार कर देना। ऑपोजिट क्या बनेगा, इम्प्रूव्ड या परफेक्टेड।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर अडेंडम। अडेंडम बहुत इजी वर्ड है जो हम देखते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। एडिशनल सेक्शन होता है बेसिकली, एडेड टू अ डॉक्यूमेंट आफ्टर इट्स कंप्लीटेड। कोई भी बुक है हम लास्ट में जो एडिशनल नोट देखते हैं उसको बोला जाता है अपेंडिक्स या सप्लीमेंट। ऑपोजिट क्या बनेगा, ओमिशन या डिलीशन आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही ईजी है, ऑब्च्योरी। ऑब्च्योरी मीन्स होता है बेसिकली पब्लिश्ड नोटिस अनाउंसिंग और डिस्क्राइबिंग अ पर्सन डेथ। तो डेथ नोटिस होता है बेसिकली, ठीक है, डेथ नोटिस बोल सकते हैं या मेमोरियल। ऑपोजिट क्या बनेगा, बर्थ अनाउंसमेंट या सेलिब्रेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर इनफ्लेटिंग। बहुत इजी वर्ड है बेसिकली, इंक्रीजिंग को बोला जाता है, इंक्रीजिंग इन साइज वैल्यू और अमाउंट, काजिंग प्राइसेस टू राइज, ठीक है, इनलार्जिंग या एक्सपेंडिंग बढ़ते जाना। ऑपोजिट क्या बनेगा, श्रिंकिंग या रेड्यूसिंग आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा यहाँ पर एग्जोनरेट। एग्जोनरेट मीन्स होता है बेसिकली टू ऑफिशियल फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। तो क्या होता है यहाँ पर जो है वो कल का इल्ज़ाम से बरी हो जाने को बोला जाता है। एब्सॉल्व या एक्वेट, ऑपोजिट क्या बनेगा, एक्यूज या कन्विक्ट, ठीक है। तो ये वर्ड आपने लाजमी जो है वो नोट करने हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड की। हमारे पास वर्ड रहने वाला है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है रिजर्व्ड या अनविलिंग टू रिवील थॉट्स और फीलिंग्स। तो यहाँ पर बेसिकली बोला यह जा रहा है कि मोहतात गुफ्तगू करने वालों को आप बोल सकते हैं रिजर्व्ड या टैसिटर्न। ऑपोजिट क्या बनेगा, आउटस्पोकन या टॉकेटिव। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा, एक्सटॉर्शन। बेसिकली क्या होता है, ऑब्टेनिंग मनी और बेनिफिट्स थ्रू थ्रेट्स और फोर्स। तो यहाँ पर बेसिकली भत्ताखोरी को बोला जाता है जो ज़बरदस्ती ली जाती है। तो यहाँ पर ब्लैकमेल या कोरेजन बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, जनरॉसिटी या डोनेशन। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर अनटेनेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू डिफीट या डिफेंड, जस्टिफाई, मेंटेन। नाकाबिले दफ़ा बोल सकते हैं जिसका दफ़ा ना किया जा सके। इनडिफेंसिबल बोल सकते हैं, अनसस्टेनेबल। ऑपोजिट क्या बनेगा, डिफेंसिबल या सस्टेनेबल आप इसको बोलेंगे। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।